दोस्तों, चारों तरफ मुसीबत से घिरे मोदी ने आज अपनी पार्टी की सारी टीम बदल दी, जैसे घर के सारे बल्ब बदल दिए जाते हैं। बीजेपी के तकरीबन 28 से ज़्यादा दिग्गज नेता पार्टी के बड़े बड़े पदों से हटाए गए हैं और आप कह सकते हैं कि पार्टी में खलबली मची हुई है कि कब किसका नंबर आ जाए। लेकिन सच यह है कि देश के जो हालात हैं और बीजेपी जिस तरह से घिरती चली जा रही है तमाम समस्याओं से, अगर ऐसे में मोदी जी पूरी टीम भी बदल दें तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। और इस देश के वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की है, मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। उन्होंने कहा है कि टीम बदलने से कप्तानी नहीं सुधरती है। यानी विनोद शर्मा कह रहे हैं कि सारी गलतियां कप्तान कर रहा है, इसलिए टीम के चेहरे बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी ने टीम बदली है उसमें अगर आप चेहरे देखेंगे तो ज़्यादातर जैसे नितिन नबीन है, जिनको कोई जानता नहीं था, जिनको बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया, वो अध्यक्ष पद जहां राजनाथ सिंह रहे, लाल कृष्ण आडवाणी रहे, वाजपेयी रहे या फिर अमित शाह मान लेते रहे, वहां पर एक ऐसे चेहरे को लेकर आए जिसकी पहचान नड्डा जैसी भी नहीं थी। नितिन नबीन को लोगों ने तब जाना बिहार के बाद जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और आज की जो टीम है, जो बदलाव इन्होंने किए हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मोदी के चेले हैं, शाह के चेले हैं। मोदी और शाह की चलिए, एक आध जो है नेता वो आरएसएस के कोटे से ले लिया गया हो, लेकिन ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो नितिन नबीन जैसे ही हैं। अब दोस्तों, ये जो टीम बनाई, हालांकि कुछ बहुत नामी गिरामी चेहरे तो नहीं हैं, लेकिन एक बात है कि ऐसा लगता है कि मोदी जी जेनजी से बड़े परेशान हैं। जिस तरह से युवा छात्रों ने मोदी जी पर चढ़ाई कर रखी है और अब तो जेन अल्फा भी मैदान में कूद गया है, उससे ऐसा लगता है कि मोदी जी अब यूथ को मौका देना चाहते हैं। इसीलिए आज जो उन्होंने फेरबदल किया है, यानी पुराने लोगों को हटाया है, नए लोग लाए हैं, उसमें कुछ युवा चेहरे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला है संदीप पाठक, डॉक्टर संदीप पाठक। अब स्क्रीन पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं डॉक्टर संदीप पाठक की, हो सकता है आप नहीं जानते हो, लेकिन ये संदीप पाठक जो हैं ये अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी थे। एक समय में संदीप पाठक जो थे वो आम आदमी पार्टी की इलेक्शन स्ट्रेटजी संभाल रहे थे और ये कहा जाता है पाठक के बारे में कि उन्होंने पंजाब जीतकर केजरीवाल को दिया। सवाल ये है कि क्या अब संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट थे, केजरीवाल के सबसे खास थे, एक समय में तो उन्होंने संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सबको पीछे कर दिया था, क्या संदीप पाठक जो अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के बनाए गए हैं, क्या अब वो इलेक्शन स्ट्रैटेजी देखेंगे, खासकर पंजाब में? बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, ना सिर्फ जेनजी का दबाव दिखता है, युवाओं का दबाव दिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी का भी दबाव दिखता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से, लेकिन एक ऐसा चेंज किया है नरेंद्र मोदी ने जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी ने, यानी गुजरात लॉबी ने बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय को भी आज हटा दिया। अब ये डिसीजन बड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि अमित मालवीय ही, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, जो बड़ा किंग साइज कद है नरेंद्र मोदी का, उसके पीछे यही शख्स थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, मेरी किसी से बात हुई, मैंने कहा साहब अमित मालवीय को क्यों हटा दिया? तो उन्होंने कहा कि साहब अमित मालवीय ने दरअसल कॉकरोच पार्टी पर, अभिजीत दीपके पर या बाकी जो नेता हैं सौरभ दास वगैरह, उन पर काफ़ी हमले बोले थे और बुलवाए थे और इसको लेकर एक रिएक्शन था पार्टी के अंदर कि आप कॉकरोच पार्टी नहीं, आप जेनजी को छेड़ रहे हैं, आप युवाओं को छेड़ रहे हैं। और शायद वो सज़ा आज अमित मालवीय को दी गई है। ये दिखाता है कि कितना प्रेशर है। जितने भी डिसीशंस हो रहे हैं मोदी जी के दिमाग में, या तो कॉकरोच है या फिर जेनजी है या जेन अल्फा है। एक फ़ैसला और हुआ है और वो भी बड़ा स्ट्राइकिंग है, मैंने कहा उसका भी जिक्र कर दूं, हालांकि बाकी कुछ जिक्र करने वाला है नहीं। स्मृति ईरानी को वापस मोदी जी लाए हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और कोई मुझे बता रहा था कि स्मृति ईरानी को इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि राहुल गांधी पर वो मोर्चा खोलें, तो इसलिए उनको एक पद दिया गया है कि राहुल गांधी जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, कहीं कहीं तो वो मोदी के बराबर आ गए हैं पॉपुलैरिटी चार्ट में, तो राहुल गांधी से मोर्चा लेने के लिए स्मृति ईरानी को एक बड़ा पद दिया गया। इसके अलावा
आरएसएस के दबाव में राम माधव, पुराने नेता आरएसएस के, उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें, मेरा मानना है कि आप चाहे 28 नेता हटा दीजिए, 29 नेता हटा दीजिए, अब इतने नेता हैं कि अगर आप ये लिस्ट देखें किन किन का नाम पढ़ूं जिनको हटाया गया है। सच ये है कि टीम बदलने से अब कुछ होने वाला नहीं। उसकी वजह है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें तो राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मुद्दा है गर्माता चला जा रहा है, और जिस मुद्दे को अखिलेश यादव बहुत कायदे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। इसके अलावा इथेनॉल का जो मुद्दा है, मिडिल क्लास, पहली बार मोदी को वोट देने वाली मिडिल क्लास सड़कों पर है। इसके अलावा जेनजी जो है, मैंने पहले भी कहा, छाती पर चढ़े हुए हैं। अब तो जेन अल्फ़ा लखनऊ में और लखनऊ के बाहर बाकी शहरों में उत्तर प्रदेश में जो जेन अल्फ़ा है, यानी जो बच्चे हैं 13 साल के, 12 साल के, 11 साल के, 9 साल के, ये बच्चे और बच्चियां सड़कों पर आ रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। बीजेपी के लिए इससे ज़्यादा निगेटिव कैंपेन कुछ हो नहीं सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपने टीम बदल भी दी है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, बीजेपी घिरते चली जा रही है। अब दोस्तों, बीजेपी और गोदी मीडिया कह रही है कि साहब बहुत बड़ा फैसला मोदी जी ने किया है, एक झटके में इतने ज़्यादा 2 दर्जन से ज़्यादा नेता हटा दिए, नई लीडरशिप को लाए हैं, महिलाओं को आगे किया। क्या इससे वाकई लाभ होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में, जहाँ चुनाव होने वाले हैं 6 महीने बाद, या फिर इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है? क्योंकि असली इशू, चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे जनता का हो, वो गुजरात लॉबी के डिसीजन है। मोदी और शाही असली इशू है, टीम इशू नहीं है। ये सवाल मैंने वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री साहब से किया। हेमंत अत्री साहब पिछले 25-30 वर्षों से बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों को देख रहे हैं, दोनों में तुलना भी करते रहते हैं, खुलकर बोलते हैं। अत्री साहब को भी थोड़ा सुनते हैं। हेमंत जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, ऐसा कहा जाता है मोदी के बारे में कि जब वो प्रेशर में होते हैं तो पूरे बल बदल देते हैं घर के। जैसे कभी उन्होंने गुजरात की सारी टीम बदल दी थी, आज भी सारी टीम बदल दी। 28 बड़े नेता एक झटके में किनारे कर दिए हैं, और कुछ ऐसे नेताओं को रखा है जिनको बीजेपी के बहुत से नेता नहीं जानते। ये जो पूरा एक बदलाव उन्होंने किया है, क्या मोदी प्रेशर में है? जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा है, जेनजी का मुद्दा है, या फिर और मसले हैं, क्या प्रेशर में ये स्टेप लिया गया है और इसका कोई बहुत फायदा नहीं होना? क्या उनकी कप्तानी आप सुधरते हुए देखेंगे? क्या मोदी की परफॉर्मेंस बेटर होगी इस रिशफल के बाद? अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था, अपने एक बहुत सीनियर साथी, उन्होंने एक टिप्पणी लिखी, बहुत छोटी सी और बहुत अद्भुत टिप्पणी है वो। उन्होंने कहा कि टीम बदलने से कप्तानी नहीं सुधर जाया करती। ओके, इशू टीम का कप्तानी नहीं सुधरती। इशू दीपक जी टीम का नहीं है, इशू कप्तानी का है, इशू डिलीवरी का है, इशू टॉप फेसेस का है। आप दिक्कत कहीं और है, समाधान कहीं और कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मोदी और शाह ना यहां टीम प्लेयर थे, ना गुजरात में टीम प्लेयर थे, और ना वो टीम प्लेयर बनना चाहते थे। बहुत सिंपल सी बात है। आप किसी को ले लीजिए, किसी को छोड़ दीजिए, क्या ही फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो बीजेपी की कार्यकारिणी में हो, बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हो, बीजेपी का कुछ भी हो, क्या इन दोनों से पूछे बिना सांस भी ले सकता है? नहीं, लेकिन हेमंत जी, मैं किसी से बात कर रहा था बीजेपी के सीनियर लीडर ने, उन्होंने कहा नहीं, हम नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के सबसे खास थे, और केजरीवाल जब जेल में बंद थे तो संदीप पाठक ही उनसे मिलने जा रहे थे, सरकार वही चलाते थे। उन्होंने कहा साहब, हमने संदीप पाठक को जनरल सेक्रेटरी बनाया है, तो क्या अब संदीप पाठक केजरीवाल का आदमी बीजेपी चलाएगा? नहीं, इस दीपक जी चलाने वाले केवल दो, मैं उसी बात पे तो आ रहा हूं ना। आप मुझे 1 मिनट दीजिए एक बार। है क्या, इन दोनों की फिलॉसफी समझनी पड़ेगी आपको। 2002 से लेकर आज 2026 में आप हो। टीम को लीड करने के लिए टीम में पार्टिसिपेशन और खिलाड़ी को अपने स्टाइल में खेलने की आजादी होती है हमेशा, आइडियल टीम के अंदर। और उसे अपनी क्रिकेट टीम जैसे आप देखेंगे तो कुछ खिलाड़ी आक्रामक है, कुछ लंगर डाल के खड़े हो जाते हैं। इट्स ए मिक्स ऑफ बोथ, जहां कप्तान और उप कप्तान से हर गेंद फेंकने से पहले और हर गेंद को फेस करने से पहले दिशा निर्देश लेने हो, उस टीम का बट्ठा बैठेगा नहीं तो और क्या होगा? आज की तारीख में आपको बीजेपी का क्या लगता है? आप क्या कह रहे हैं कि ये इस रिशफल के कोई मायने नहीं है, सब कुछ मोदी शाह को ही करना है? ये सब प्यादे मोहरे, तो ये बोल दीजिए ना कि सब ये प्यादे हैं, मोहरे हैं। दीपक जी, ना कोई पिछली टीम का मायना था, ना इस टीम का मायना है।
मोदी जी का जो अब 2019 के चुनाव के बाद से जो खेल चल रहा है, वो ना किसी टीम के सहारे चल रहा है, ना किसी चेहरे के सहारे चल रहा है। वो चल रहा है सीधा डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, राजीव अग्रवाल के जरिए, ज्ञानेश गुप्ता के जरिए, फ्रीबीज के जरिए, पोमेरियन मीडिया के जरिए, एंड दैट्स इट। आप कह रहे हो चेहरे ले आए, इनके चेहरे देखिए एक बार। जो अपनी कंस्टिट्यूंसी में चुनाव नहीं जीत सकते, बाकी स्टेट में क्या जिताएंगे? कोई मुख्यमंत्री उठा के देखिए। आप तो कार्यकारिणी की बात कर रहे हो, उपाध्यक्ष की बात कर रहे हो, जनरल सेक्रेटरी की बात कर रहे हो, किसी के पल्ले कुछ नहीं है। नितिन नवीन के पल्ले क्या है? नितिन नवीन अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो खाली करके आए थे, उसका अपना होम बूथ जिसपे वो वोट डालते हैं, वो चुनाव नहीं जितवा सके। आप बात कर रहे हो कि कार्यकारिणी में सारा बदल दिया। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन एनीथिंग रियली। नितिन अत्री नवीन का साहब। जिस जिस बूथ पे, अत्री जिस साहब। दीपक जी, जिस बूथ पे नितिन नवीन का वोट है, अभी बाई इलेक्शन में वो उसका बूथ का रिजल्ट निकलवा लीजिए आप। बीजेपी हारी है वहां, वो कंस्टिट्यूंसी हारी है जिसको नितिन नवीन और उनके फादर रिप्रेजेंट करते रहे लंबे समय तक। अत्री साहब, मैं बीजेपी की टीम की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जो टीम का लीडर नितिन नवीन है वही बेकार है। मैं बेकार नहीं कह रहा, मैं आपने कह तो रहा हूं सब। कि मैं कह रहा हूं गुड फॉर नथिंग चाहिए सारे। बेसिक क्वालिफिकेशन इज यू शुड बी गुड फॉर नथिंग। दैट नहीं, इज द प्राइमरी क्वालिफिकेशन। लेकिन स्मृति ईरानी को तो वापस लिया है भाई, तेज तर्रार है, राहुल गांधी से भिड़ेंगी वो। स्मृति ईरानी का आना, पीयूष गोयल को उन्होंने कोषाध्यक्ष बना दिया। ऐसा तो नहीं राम माधव को लेकर आए हैं, सीनियर आरएसएस लीडर हैं। अब इन तीनों का बता दूं मैं आपको, अगर आप नाराज ना हो तो। स्मृति ईरानी खुद चुनाव हार के आई राहुल गांधी के सहायक से, ठीक, वो बीजेपी को जितवाएंगी, आपका ऐसा मानना है? उसके बाद आपने जिक्र किसका किया? स्मृति राम ईरानी। माधव। राम माधव स्मृति जी अभी ईरानी। डंका बजा, वही हडसन इंस्टीट्यूट में डंका बजा के आए ना राम माधव जी। हमने चर्चा की थी, क्या कह रहे थे कि आपने जो अमेरिका ने कहा हमने सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी आप हमारे साथ ये कर रहे हो। इतना क्रांतिकारी आदमी जो अमेरिका में हडसन इंस्टीट्यूट में कह के मोदी की पोल खोल के आ गया। ऐसे दुर्दांत जो प्रतिभाएं हैं उनको मोदी जी ला सकते हैं। बेसिकली क्या है कि किसी का कुछ नहीं है, केवल दो लोग हैं, उनका इकोसिस्टम है। आप आगे, ओके। मैं चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। संदीप पाठक आपको क्या लगता है कि इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा देंगे? जितने भी महासचिव हैं, विनोद तावड़े से लेके सारे, आपको क्या लगता है? सारे के सारे सीधे अमित शाह के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। ओके, मोदी जी की ठीक है। डायरेक्शन आती है, पोस्चरिंग होती चलिए, है, और खेल कहीं और से होता है दीपक जी। मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि चाहे मोदी जी सारे बल्ब हाँ, बदल दें, घर के पूरी पार्टी के बल्ब बदल दें, जो जनरेटर है वो मोदी जी के हाथ में है, बिजली कहीं से आ रही है, बल्ब के रोशन होने से कोई मतलब नहीं है। दीपक जी मैं। एक लाइन जोड़िएगा मेरी। मोदी जी आज उस स्थिति में है, आपके पोमेरियन मीडिया और सारा जो आपका इंस्टीट्यूशनल सिस्टम था उसको कैप्चर करने के बाद स्थिति है कि मोदी जी अगर सारे बल्ब उतार दें, एक भी बल्ब और ट्यूब ना रहे, उसके बाद भी आपका पोमेरियन मीडिया ये कहेगा कि बल्ले बल्ले इतनी शानदार रोशनी तो सूरज भी नहीं दे सकता। मोदी जी ठीक। आज ठीक उस है। स्थिति में पहुंच चुके हैं, चलिए, तो ठीक है, उनको मैं बल्ब समझ की गया। जरूरत ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो चेंज, मतलब दिन भर गोदी मीडिया खबर चला रही है कि भाई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आए हैं, पूरी नई टीम मोदी ने बना दी। आप कह रहे हैं कि टीम का कोई मतलब नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर्स का कोई मतलब नहीं है, गवर्नर्स का कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी और शाह का ही का मतलब बीजेपी है। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था। देखिए, वो ठीक है, बीजेपी, नेशनल बीजेपी को एक नया स्वरूप देने की कोशिश हुई है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बीजेपी का आप कह सकते हैं फैसला लेने वाली बॉडी हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। और ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जिसे आप पोलित ब्यूरो भी कह सकते हैं, इसमें ऐसा कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस, ये दो सुपर चीफ मिनिस्टर, इनको शामिल करने की बात है। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड तो मोदी जी टच नहीं कर रहे हैं, ना योगी जी को ला रहे हैं, ना देवेंद्र फडणवीस को ला रहे हैं। दीपक जी, योगी जी मुख्यमंत्री के पद पे बचे हुए, आपको सुहा नहीं रहे क्या? वो कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई, मुख्यमंत्री के पद है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हमेशा पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहा है साहब। हाँ, तो नया भारत है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसको यहां लाना होगा तो पहले हटाना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से। इनको नहीं चाहिए मुख्यमंत्री पद, बचा रहे इसी की गनीमत बचाइए, केवल इस बात की गनीमत रखिए। कोई पल जा रहा है, किस पता नहीं किस दिन कौन सा वो फूट जाए और योगी आदित्यनाथ आपको पैदल दिखाई दे। इनकी चल नहीं रही, न वरना ये काम ये 1 साल पहले कर चुके होते, याद रखिएगा। ठीक। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो आप याद रखिएगा, अमित शाह के डायरेक्ट कंपटीटर मानते हैं अमित शाह जी। अमित शाह आपको नहीं क्या आने लगता देंगे। है? अमित शाह को किसी सूरत में नहीं आने देंगे। वो मुख्यमंत्री तक ठीक है। अभी आपने एक चीज ऑब्जर्व की, धर्मेंद्र प्रधान को जिस दिन हटाया गया, उस दिन शाम को क्या खबर चली थी कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है
और उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। ध्यान होगा ना आपको, ये खेल क्या है। गडकरी को निपटा दिया E20 के चक्कर में, इनको कभी भी एक स्टेज से आगे नहीं बढ़ने देंगे। इनको नोबडी चाहिए, सुधा यादव टाइप के लोग जिनका अपने हल्के में कुछ नहीं है, वो चलिए एक चीज पार्लियामेंट्री बोर्ड में बताइए, है। बताइए क्या आप। आगे आगे चलकर राजनाथ सिंह और गडकरी को भी ड्रॉप किया जा सकता है अगर रिशफल हो? नहीं, इस पार्लियामेंट, इस कैबिनेट के अंदर, नहीं नहीं, कैबिनेट कैबिनेट के में, अगर अंदर, कैबिनेट का रिशफल हाँ, होता है। देखिए कैबिनेट में तो हालत ये है आज, दीपक जी आप भी मानेंगे, जो मंत्रियों की स्थिति है, किसी का, गडकरी को छोड़ दो कोई कुछ नहीं कर पाता। गडकरी भी अपने हिसाब से E10 और E20 का खेल खेल रहे हैं, भयंकर बदनामी हो रही है। जितनी आज मोदी की ट्रोलिंग हो रही है उससे कहीं ज्यादा गडकरी की ट्रोलिंग है। राजनाथ जी कंप्लीटली एक्सपोज हो चुके जब शहीदों वाले मामले में फ्लोर ऑफ द हाउस में झूठ बोला। बेसिकली एक कॉल लेनी है कि क्या जनरेशनल शिफ्ट करना है, उसमें गडकरी नहीं आते, गडकरी की एज अभी कम है। लेकिन राजनाथ इस बारे में, लेकिन चुनाव है चूंकि, तो मुझे लगता है इस बार तो कुर्सी बचा जाएंगे। अगले साल यूपी चुनाव के बाद क्या होगा वो देखने लायक ठीक है, बात है। ठीक। एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि जैसे मंदिर में, राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा है, इथेनॉल में सारी मिडिल क्लास जो है वो परेशान है, विरोध कर रही है, उधर करणी सेना और सवर्ण वोटर जो राजस्थान में है वो इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वो खुलेआम सौगंध खा रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मध्य प्रदेश और बिहार, दो उपचुनाव हुए, बिहार में बांकीपुर पटना की सीट वो बीजेपी हार गई, मध्य प्रदेश में दतिया हार गई। ये जो अपने गढ़ में बीजेपी हार रही है, अपना वोटर नाराज है। उत्तर प्रदेश में पंडित नाराज है, पंडित जो है वो अखिलेश यादव के साथ जो है जा रहा है। ऐसी स्थितियों में क्या आपको लगता है कि मोदी जी के लिए आगे का सफर, चाहे वो पार्टी बदल दे, कैबिनेट अपनी बदल दे, पार्टी का पूरा ढांचा चेंज कर दें, मुख्यमंत्री हटा दें, कैबिनेट रिशफल करें, क्या अब जो भी बदलाव करेंगे नरेंद्र मोदी का टिकना आगे चलकर मुश्किल है? क्या आपको ऐसा लगता है? दीपक जी अब मैं बिल्कुल न्यूट्रल भाव से एक बात समझनी चाहिए कि इस देश में आज परिस्थितियां क्या है। मैं, आपने कहा कि फला नाराज है, फला नाराज है, इस सवाल को थोड़ा उल्टा कर लीजिए। मोदी जी से खुश कौन है, मुझे उसका नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में, आपने मध्य प्रदेश का नाम लिया, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। खुश कौन है? जैन जी उनसे नाराज है, जैन अल्फा उनसे नाराज है, गरीब उनसे नाराज है, छात्र उनसे नाराज है, युवा उनसे नाराज है, काम कहीं है नहीं, बेरोजगारी किसान की हालत नाराज ये हैं। है। किसान का तो पूछिए ही मत ना, वो फील्ड बॉर्डर लगा दिए जींद के अंदर, दाता सिंह वाला बॉर्डर पे, कल से फिर वो सब ठप कर रखा है। आप सोचिए मोदी जी के राज में E20 की जिद में चीनी 62 रुपए किलो, आप 2-3 दिन से लेके नहीं आए होंगे, एक बार जरा पता करवाइए। 62 रुपए किलो चीनी चली गई है। तो ये देखना पड़ेगा। और आज उन्हीं का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कह रहा है कि इसको 20% से लाके 10% पर कर लीजिए, इथेनॉल को, वापस E10 जी। मिलना चाहिए। आप सोच के तो देखिए एक बार, चुनाव दीपक जी ये ऐसे नहीं जीतेंगे और हारेंगे, इनका खात्मा होना है, आप मेरी बात याद रखिएगा। और खात्मा होगा एक लहर के साथ। ये जो जेन जी और जेन अल्फा का प्रदर्शन दिख रहा है ना आपको, जो कुछ नाराजगी दिख रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया स्पेस को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया गया है, इनका नाम लेवा भी नहीं बचेगा। ये कराते रहे ठीक, SIR, ओके। इनका कुछ नहीं बचने वाला है यहाँ पर। तो आपको लग रहा है 2029 तक का सफर मुश्किल है मोदी का? मैं तो आपको उस दिन भी एक चर्चा कर रहा था कि 2026 31 दिसंबर पकड़ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अभी आप देखिए ना क्या क्या होने वाला है। अमेरिका से ट्रेड डील की डिटेल्स आने वाली है। जिस दिन ट्रेड डील के बाद ये सारे के सारे किसान और युवा जब आपस में मिल जाएंगे तो इनको छिपने की जगह कहां मिलेगी। चलिए, कमजोर विकेट पर मोदी और शाह हैं, और हेमंत अत्री सीनियर जर्नलिस्ट हैं देश के, इनका ये कहना है कि अ, भले ही बीजेपी की पार्टी के संगठन में इतना बड़ा बदलाव कर दें, पार्टी चेंज कर दें, अपनी कैबिनेट चेंज कर दें, कई मुख्यमंत्री बदल दें, बदलने से कुछ नहीं होगा। जितने भी बल बदल दे, अंधेरा उतना ही रहेगा, क्योंकि दरअसल कप्तानी में सुधार नहीं है। टीम बदलने से कोई फायदा नहीं है, कप्तानी सुधरनी चाहिए। और कप्तानी का मतलब है कि गुजरात लॉबी को या तो ठीक करना पड़ेगा, बदलना है तो अमित शाह को बदल दें, बदलना है तो अपनी कुर्सी बदल दें, ये वो कहना चाह रहे हैं। मैंने एक सवाल इनसे जो योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट्री बोर्ड में आएंगे, जो बीजेपी की सबसे एपेक्स डिसीजन बॉडी, उनका नहीं आएंगे। हो सकता है योगी जो है उनकी आखिरी पारी इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो बेसिकली क्या है कि दो लोग पार्टी चला रहे हैं, और मोदी जितने बदलाव करते रहे उस बदलाव का अब असर नहीं है, क्योंकि अब चला चली की बेला है।
मोदी 2029 तक अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लें, ये बहुत है। हाँ, छोटा सा 5-10 हाँ दीपक सेकंड जी, में। मैं केवल ये कह रहा हूँ, जो लोग आप नए लेकर के आए हो उनमें से कितनों को कितने लोग जानते हैं और क्या ठीक, उनकी यूटिलिटी होगी? सवाल केवल इतना ठीक, है ना। आज की तारीख में बीजेपी चाहे कैबिनेट हो मोदी जी की और चाहे संगठन हो, टैलेंट का भयंकर डेफिसिट है, नंबर एक। ठीक, और जिसको आप आज नया लेकर के आए हो आईटी सेल का चीफ, उस भाई ने लास्ट ट्वीट कब किया था जरा ध्यान रखिए, वो आईटी सेल ठीक, का चीफ बना रहे हो। दैट मीन्स चलिए, यू आर हैविंग ए टैलेंट डेफिसिट। ठीक है। मेरिट को तरजीह नहीं है और ये एक महज आप कह सकते हैं औपचारिकता है। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, फिर से दोहरा रहा हूँ, टीम बदलने से कुछ नहीं होगा, बदलना कप्तान को है, और इसलिए कप्तान एक घबराहट में चेंजेस कर रहा है, घर के सारे बल्ब बदल रहा है। सवाल ये है कि रोशनी होगी कि नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री साहब, आप आए इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।